हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज मेघना एंड करेंटली वी आर कवरिंग इसरो's अपकमिंग मिशंस। तो आज के लेक्चर में हम इसका पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स कवर किए हैं इसरो के अपकमिंग मिशंस पे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था गगनयान मिशन के बारे में। राइट, काफी इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया का अपकमिंग मिशन में। इसके बाद आता है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, है ना। इसके बारे में पढ़ा था जो प्रोबेबली आपका 2031 तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसके बाद अगर आप देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में हमने पढ़ा, विच इज इसरो का अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वीनस ऑर्बिटर मिशन की, जो सेकेंड पार्ट में हमने कवर किया, वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में पढ़ा, चंद्रयान 4 मिशन के बारे में पढ़ा एंड निसार मिशन के बारे में कवर किया था। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले ल्यूपिक्स मिशन के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट मिशन है एंड इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज। तो मिशन इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री के साथ हमने इसमें कोलैबोरेशन किया है ना, किस स्पेस एजेंसी के साथ हम इस पे काम करने वाले हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसरो के थर्ड लॉन्च पैड के बारे में पढ़ेंगे कि थर्ड लॉन्च पैड जो है आ चुका है या आने वाला है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम एक्सियम 4 मिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो हमारा इसरो का मिशन तो नहीं है, बट हाँ, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन में जाने वाले हैं, ठीक है। और ये कोलैबोरेटिव मिशन है कुछ कंट्रीज के बीच में। So we are going to discuss these 3 missions mainly in today's lecture. So let us start. ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी कवर किया था, हम डायरेक्टली जंप करते हैं आज के टॉपिक पे। सो हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। कमिंग टू आर टुडेज लेक्चर, हाँ, हम पढ़ते हैं ल्यूपिक्स मिशन के बारे में। राइट, तो ल्यूपिक्स मिशन क्या होने वाला है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली पहले बताती हूँ। तो अगर हम बात करें ल्यूपिक्स मिशन की, तो इट इज गोइंग टू बी अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ऑब्वियसली पता है, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये इंडिया की स्पेस एजेंसी हो गई। और दूसरा, हम किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं? जापान के साथ। तो जो जापान की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? जाक्सा, ठीक है, विच इज आपका जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इन दोनों कंट्रीज साथ में आ रही है, कोलैबोरेट करके ल्यूपिक्स मिशन जा रहा है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले ल्यूपिक्स का फुल फॉर्म देख लें तो आपका ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। अब अगर आपसे बोल रहा है कि लूनार है, तो लूनार से ही आपको पता चल जाएगा कि मिशन जो है कहां पर जाने वाला है, मून पे जाने वाला है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि अगर आप कोई भी मिशन पढ़ रहे हैं, आपने आदित्य L1 पढ़ा है, आपने लूनार पढ़ा है, ठीक है, आपने कोई भी मिशन का नाम पढ़ा है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, शुक्रियाना आ जाता है, तो आपको पहले कहाँ पे जाने वाला है मिशन, किसी प्लैनेट को टारगेट करने वाला है, क्या ये मिशन इंटरप्लैनेटरी है या फिर कोई हम लो अर्थ ऑर्बिट पे कुछ लॉन्च कर रहे हैं, कोई स्पेसक्राफ्ट है। तो ये सारी चीजें आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप ये चीज तो पहले आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें ल्यूपिक्स मिशन की, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मून का पोलर रीजन है उसको एक्सप्लोर करना है, राइट। और मून के अगर सरफेस पे जाएगा तो ये जाकर मून के साउथ पोल पे लैंड करने का इसका इरादा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मून का साउथ पोल है वहां पर जाके लैंड करें, क्योंकि जो साउथ पोल वाला रीजन है, अब तक जितने भी एक्सप्लोरेशन मिशंस हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग स्पेस एजेंसीज के, उससे ये चीज सामने आया है कि इस मून के साउथ पोल वाले रीजन में हाई पोटेंशियल है वाटर के लिए, ठीक है। एंड वाटर काफी नेसेसरी है अगर हम लाइफ का एग्जिस्टेंस किसी भी प्लैनेट पर या किसी भी मून है, नेचुरल सैटेलाइट है, तो किसी भी नेचुरल सैटेलाइट पे अगर हम सर्च कर रहे हैं तो वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग और वन ऑफ द एसेंशियल थिंग जो जरूरी है सस्टेनेबल लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जब मिशन जाएगा ना, तो मून के साउथ पोल पर जाके वहां पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर को देखेगा, अदर रिसोर्सेज को भी देखेगा, सिर्फ वाटर पे ही फोकस नहीं है, बट मेनली वाटर पे फोकस है, बाकी अदर रिसोर्सेज को भी सर्च करेगा, ठीक है। और मून के डार्क साइड को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, ऐसे रीजन्स जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। इसका जो लैंडिंग लोकेशन है मैंने आपको बता दिया, मेनली कहां पर जाने वाला है, साउथ पोल पे लैंड करने वाला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला है कि सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, पार्टनरशिप हालांकि 2 कंट्रीज के बीच में ही हुआ है, लेकिन इसमें और भी कंट्रीज के जो आपके ऑपरेशनल व्हीकल्स हैं, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जाएंगे। तो इसमें मेनली कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर रहेंगे? नासा हो गया आपका, यूएसए का स्पेस एजेंसी, और दूसरा आपका ईएसए है, विच इज आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये दोनों कंट्रीज हैं जिसके ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट्स इस मिशन में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे वो यहाँ पर लैंडर रोवर यूज करेंगे, तो उस रोवर में इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाएगा दोनों स्पेस एजेंसीज की तरफ से,
ठीक है, अब ये जो है वो कब तक ऑपरेट करने वाला है, तो इसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन 100 डेज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 डेज तक ये मून के सरफेस पे रहने वाला है, राइट। अब मैंने आपको जो भी बेसिक चीजें थी पहले वो बता दी हैं। अब आ जाते हैं हम जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ल्यूपिक्स मिशन, उसका फुल फॉर्म आपने देख लिया। पार्टनरशिप है इसरो एंड जाक्सा के बीच में, और ये एक्सप्लोर करेगा मून के सर्दर्न पोलार रीजन को टू इन्वेस्टिगेट वाटर प्रेजेंस, ठीक है, पॉसिबली है सरफेस आइस के फॉर्म में, एंड एनालाइज अदर एलिमेंट्स को भी एनालाइज करने वाला है। तो मिशन के हाइलाइट्स क्या है? फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फोकस, किस चीज पर, किस टेक्नोलॉजी पे हम फोकस करने वाले हैं, तो इनोवेटिव सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज पे, एंड स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट एंड लूनार नाइट सर्वाइवल पे, है ना, कि नाइट पे हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उस चीज पर स्पेशल फोकस है। तो कंपोनेंट्स क्या है? अब ऑब्वियसली अगर दो स्पेस एजेंसी साथ में टाई अप कर रहे हैं तो भाई तुम आधा काम तुम करो, 50% कर लो या कुछ परसेंटेज कर लो, 50-60 जितना करना है, और दूसरी वाली स्पेस एजेंसी बोलेगी हम 50% काम कर लेते हैं, ठीक है, तो दोनों मिलकर ही काम करेंगे अगर एक साथ कोलैबोरेटिव मिशन है तो लैंडर, यहाँ पे लैंडर रोवर का यूज करने वाला जो लैंडर है वो इसरो डेवलप एंड ऑपरेट करेगा, और रोवर को कौन डेवलप एंड ऑपरेट करेगा? जाक्सा, ठीक है। सो ये दोनों ऑपरेट करेंगे स्पेस एजेंसीज। फिर इसके बाद से आ जाता है रोवर की कैपेबिलिटीज क्या क्या होंगी, जो रोवर जापान की तरफ से आ रहा है उसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो ऑटोनॉमस नेविगेशन है ना, खुद से नेविगेट करके यहाँ वहां वो घूम सकता है। एक बार लैंडर गया, लैंडर से रोवर बाहर आया, तो रोवर के पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि अब वो मून के सरफेस में यहाँ वहां जाएगा, ठीक है, नेविगेट कर पाएगा और वाटर रिच एरियाज को लोकेट कर पाएगा। सॉइल सैंपलिंग भी कर सकता है यूजिंग एन ऑनबोर्ड ड्रिल है उसमें, तो उससे ड्रिल से, उसमें ड्रिल रहेगी और ड्रिल से वो सॉइल सैंपल्स कलेक्ट कर सकता है, डिटेल एनालिसिस करेगा सैंपल्स का एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट से। एंड यहाँ पे वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है सिस्टम को चलाने के लिए, जो भी इस मिशन में सिस्टम्स रहेंगे उसको ऑपरेट करने के लिए उसकी बैटरीज है, तो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजीज का यूज यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। सो कोलैबोरेशन इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड फ्रॉम इसरो, जाक्सा, नासा और ईएसए। अगर आपसे ये आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो कंट्रीज के बीच का कोलैबोरेटिव मिशन है मेनली, तो आप इन दो कंट्रीज का नाम मेंशन करेंगे। बट इन केस आपसे बहुत सारे ऑप्शंस में दिया जाता है तो आपको ये नहीं मिस करना है कि इन कंट्रीज का कोई भी योगदान नहीं रहा है, ठीक है, उनका भी अपना अपना एक सपोर्ट रहा है। फिर लॉन्च ईयर देखेंगे तो 2025 में एक्सपेक्टेड लॉन्च है इसका, पहले 24 में होने वाला था बट शिफ्ट होकर 25 हो गया, तो 25 ही एक्सपेक्टेड लॉन्च है। अपकमिंग मिशन हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इस साल पर, अगले आने वाले साल पर फोकस करेंगे। एक और चीज मुझे फैक्ट आपको क्लियर करना था, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था मून का जो क्रू मिशन है इंडिया की तरफ से, इसरो का जो मिशन है वो 2027 और 2040 में दो जगह पर कंफ्यूजन हो रहा था, बट इट इज नाउ कंफर्म्ड अकॉर्डिंग टू पीआईबी। मतलब मैंने उस दिन भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेस में आपको क्या दिख रहा है, 2040 ही दिख रहा है, तो अभी पीआईबी के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो 2040 ही इसका टाइमलाइन है, तो इसी चीज पे फोकस करना है, हर जगह यही मेंशन है, बस किसी किसी जगह पर पता नहीं क्यों 2027 दिखा दिया, बट सोर्सेस डिफर करते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो ल्यूपिक्स मिशन एम्स टू एडवांस लूनर एक्सप्लोरेशन while setting new benchmarks in international space collaboration। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट मिशन, या नेक्स्ट जो चीज होने वाली है इसरो के द्वारा, दैट इज इसरो एक थर्ड लॉन्च पैड बिल्ड करने वाला है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लॉन्च पैड्स क्या होते हैं, ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें पता होंगी, बट एक बार हम डिस्कस करने में क्या ही जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे लॉन्च पैड के बारे में। तो लॉन्च पैड्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ना लॉन्च पैड, जहां से लॉन्च होगा एक्चुअली में व्हीकल्स का, जो भी स्पेसक्राफ्ट जा रहे हैं, तो ये स्टील रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बने होते हैं जो लॉन्च पैड होते हैं, ठीक है। और जब हमें लार्जर स्पेसक्राफ्ट ऐसे बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट को भेजना होता है स्पेस पर, तो क्या किया जाता है, लॉन्च पैड के आसपास टावर्स भी लगे होते हैं, और इस तरीके से टावर का एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा इतने बड़े लॉन्च व्हीकल्स को जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। और बेसिकली जो भी रॉकेट्स आएंगे, जो रॉकेट्स हमें स्पेस पे भेजना है या स्पेसक्राफ्ट्स आ रहे हैं, तो उनको लॉन्च से पहले इसी जगह पे पोजीशन किया जाता है कि अब तुम्हें यहाँ से लॉन्च होना है या तुम यहाँ से लॉन्च किए जाओगे, ठीक है। ऐसे कहीं से भी नहीं कि उड़ा दिए रॉकेट, उड़ा दिया स्पेसक्राफ्ट, तो ऐसे पर्टिकुलरली उस जगह से जहाँ पे हम इसको डेवलप करते हैं वहां से लेकर आते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से ट्रैक्स भी बने होते हैं, जब आप उसका वीडियो देखेंगे तो ट्रैक्स बने होते हैं, और वहां से इस रॉकेट वगैरह को या स्पेसक्राफ्ट को यहाँ तक लाया जाता है लॉन्च पैड तक, फिर फाइनली यहाँ से बूस्टर्स के साथ इसको लॉन्च किया जाता है। तो आसपास ऐसे सपोर्टिंग टावर्स क्यों होते हैं? बड़े बड़े लॉन्च जो आपके स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए होता है। तो ये कहाँ होता है? बेसिकली स्पेस पोर्ट में होता है, ठीक है। ये क्या है? आपका स्पेस पोर्ट है,
और स्पेस पोर्ट में जो स्पेस पोर्ट या आप बोल लो रॉकेट लॉन्च साइट है ये, जहाँ पे मल्टीपल लॉन्च पैड्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही लॉन्च पैड हो और वो सारे व्हीकल्स को लॉन्च करने की कैपेसिटी रखता हो। ऑब्वियसली अलग अलग बूस्टर्स होने चाहिए, अलग अलग बूस्टर्स होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब हमने व्हीकल्स के बारे में पढ़ा था, हमने पीएसएलवी पढ़ा, जीएसएलवी पढ़ा, तो आप देख रहे थे किसी में 3 स्टेज है, किसी में 4 स्टेज है, किसी में क्रायोजेनिक इंजन यूज हो रहा है। ठीक है, लिक्विड्स यूज हो रहे हैं अलग अलग, किसी में सिर्फ सॉलिड्स का यूज किया जा रहा है फ्यूल एज अ फ्यूल, और किसी में लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन में यूज किया जा रहा है। तो इसलिए अलग अलग हमें लॉन्च पैड्स की जरूरत होती है, कैपेसिटी डिफरेंट होती है लॉन्च पैड्स की भी अपनी अलग अलग व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए। तो इसरो के पास ऑलरेडी 2 लॉन्च पैड्स थे। ठीक है, अब ये तीसरा लॉन्च करने वाला है। तो आ जाइए, यहाँ पे इसरो का एक्सपेंशन किया जा रहा है, एस्टैब्लिशिंग द थर्ड लॉन्च पैड टू बोल्स्टर इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ, और ये आप देखेंगे या द हिंदू की न्यूज है कि इसमें इस तरीके की न्यूज आई थी, द कमीशन ऑल्सो साइंड ऑफ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड एट श्री हरिकोटा में ही बनने वाला है। ठीक है, पहले हम दोनों लॉन्च पैड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं SDSC के बारे में, विच इज आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, कहाँ पर है ये? श्री हरिकोटा में है। बहुत कॉमनली आपको पता है श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं? सार बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री में। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री पे ये बना हुआ है। स्पेस पोर्ट है इंडिया का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SDSC क्या है, तो इट इज अ स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पेस पोर्ट है इंडिया का, यहाँ से हम लॉन्चिंग वगैरह करते हैं। अब ये ये जो लोकेशन है, यहीं से क्यों लॉन्च करते हैं ईस्टर्न साइड पे? क्योंकि जो लोकेशन है जस्ट अबव द इक्वेटर आती है नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर, और मोस्ट आइडियल लॉन्च साइट मानी जाती है ये। ठीक है, अभी तक इसमें 2 लॉन्च पैड्स हैं। सो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट लॉन्च पैड है वो है आपका फर्स्ट लॉन्च पैड, FLP कहते हैं, एंड सेकेंड लॉन्च पैड है जिसको हम क्या बोलते हैं? SLP कहते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉन्च पैड था ना, वो अर्ली 1990s में आया था। 1990s में आया था। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो फर्स्ट था आपका, वो 1993 में यहाँ से पहला व्हीकल लॉन्च किया, पहला जो लॉन्च था वो यहाँ से किया गया था 1993 में। ठीक है, अब ये जो लॉन्च पैड है, ये बनाया किन व्हीकल्स के लिए था? शुरू में हमारे से पास सिर्फ PSLV वगैरह एग्जिस्ट करते थे, तो ये उसकी लिमिट तक बनाया गया था कि PSLV मिशन को सपोर्ट कर पाएगा। ठीक, PSLV मिशन को सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन इस लॉन्च पैड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो GSLV वाले जो रॉकेट्स हैं उनको भेज पाए, GSLV व्हीकल्स को भेज पाए, इसलिए इतनी कैपेसिटी नहीं थी। इट कैन नॉट हैंडल क्रायोजेनिक स्टेज को, हैंडल नहीं कर पाता था। ठीक, इसलिए हम क्या लेकर आए? सेकेंड लॉन्च पैड लेकर आए, और ये जो ऑपरेशनल हुआ था, ये कब आया था? सेकेंड लॉन्च पैड 2005 में आया था, 2005 में आया था, है ना? 2005 में आया था ये, और इससे अब हम क्या कर सकते थे? GSLV मिशन लॉन्च कर सकते थे, और आपका जो सबसे हैवी है विच इज आपका LV-M3, है ना? बहुत सारी कैपेबिलिटीज भी है इसके बाद, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन हम कह सकते हैं व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए। अभी जो रिसेंटली जितने भी मिशन लॉन्च होते हैं, वो उसमें बड़े बड़े मिशन LV-M3 व्हीकल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब LV-M3 आया, ये व्हीकल आया, तो हमने री इंजीनियर किया सेकेंड लॉन्च पैड को, और इसके हिसाब से इसको डिजाइन किया, क्योंकि सिर्फ पहले GSLV को हैंडल कर सकता था, बट अब LV-M3 मिशन को भी हैंडल करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अब क्या बात आ रही है? हमने जो अभी तक लेक्चर्स में पढ़ा है, NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाने वाले हैं हम, क्योंकि जो आगे के स्पेस मिशन है, इंडिया का जो मून मिशन जाएगा 2040 में, इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है, इन सारे मिशन के लिए हम इस व्हीकल को डिजाइन कर रहे हैं। 2031 तक एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए हमें एक और लॉन्च पैड की जरूरत होगी। ठीक है, लॉन्च पैड की जरूरत होगी, तो इसरो जो है वो थर्ड लॉन्च पैड इन व्हीकल्स के लिए मेनली बनाने वाला है। तो क्योंकि इंडिया के मिशन एक्सपेंड हो रहे हैं साइज में भी, विजन में भी, इसलिए इसरो गियर्ड अप है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड इन एट इट स्पेस पोर्ट इन श्री हरिकोटा में ही थर्ड लॉन्च पैड भी बनने वाला है। ठीक है, सो थर्ड लॉन्च पैड आपका सेम प्लेस पे होगा। और एक और हम प्राइवेट लॉन्च पैड की भी बात कर लेते हैं। ये PIB का न्यूज है, कुछ दिन पहले का ही, कब लॉन्च किया गया था आपका? 30 में 2024 को पोस्ट किया गया था ये न्यूज। तो अग्निकुल, ठीक है, अग्निकुल जो है उसने वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया विद फुली 3D प्रिंटेड इंजन था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अब ये यूनिक डिस्टिंक्शन हैविंग बीन लॉन्च फ्रॉम इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड, जिसका नाम है धनुष। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड भी यही है, धनुष नाम है इसका। और ये किसने बनाया है? अग्निकुल नाम की एक स्टार्टअप है, उसने बनाया है। ठीक है, और इसने पहला अपना ये टेस्ट किया था, इधर से ही अग्निबाण लॉन्च किया। ठीक है,
सो एंड इट इज ऑल्सो इंडिया फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च था। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च कौन सा था? अग्निबाण था। किसने बनाया है? स्टार्टअप कंपनी का नाम है अग्निकुल, ठीक है। और ये जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड है उसका नाम क्या है? धनुष। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस कर लिया। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं यहाँ पर NGLV के लिए इंश्योरिंग रिडेंडेंसी फॉर क्रिटिकल एंड फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए इस तरीके से लॉन्च पैड होते हैं, यहाँ से ले जाया जाता है जो भी डेवलप किया गया स्पेसक्राफ्ट वगैरह है वो इस तरीके से ले जाया जाता है, फिर यहाँ पर उसको ऐसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे की फीचर्स क्या रहेंगे थर्ड लॉन्च पैड के। तो रिडंडेंसी है, मींस बैकअप रहेगा अनइंटरप्टेड GSLV लॉन्चेस के लिए। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज कम, तो ऑप्टिमाइज्ड NGLV असेंबली विद लिक्विड इंजन बूस्टर्स होंगे इसमें। और पेलोड कैपेसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, तो 20 टन तक पेलोड ले जा सकता है लोअर ऑर्बिट पे, एंड 9 टन तक ले जा सकता है GTO पे आपका, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्टेज टेस्टिंग होगी, ऑन साइड स्टेज टेस्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ऑपरेशंस को। तो ये, और ये रहा आपका अग्निकुल का अग्निबाण। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मिशन पे, विच इज आपका एक्सिम, एक सेकेंड ना। तो नेक्स्ट मिशन जो है आपका एक्सिम 4 मिशन है, ठीक है। अब एक्सिम 4 जो मिशन है वो हमारा नहीं है, वो अमेरिका के साइड से जा रहा है, क्योंकि US बेस्ड कंपनी है, एक्सिम नाम है जिसका, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? US बेस्ड कंपनी है एक्सिम स्पेस। इट इज अ US बेस्ड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी। तो इसने इससे पहले भी 4 फ्लाइट्स, मतलब अब तक ये वाली जो होगी वो 4th फ्लाइट होगी, बट एक्सिम कैटेगरी में अब तक ये 3 फ्लाइट्स ऑलरेडी कर चुका है। तो एक्सिम 1 का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इसके 1, और नहीं भी सुना है तो आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 4 है तो उससे पहले 1 2 3 ऑब्वियसली लॉन्च कर चुका होगा। तो ये जो कंपनी है वो किसके साथ कोलैबोरेट करके काम करती है? नासा के साथ, जो वहां की स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है। और ये जो एक्सिम 4 मिशन होगा ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट होगा, जो कहां पर जाने वाला है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाला है। तो क्या इसमें किसी एक कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स ही जाने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें ये कोलैबोरेशन है, ठीक है। इसमें इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा एस्ट्रोनॉट जाने वाले? पोलैंड, जो आपकी यूरोपियन कंट्री, इसके एस्ट्रोनॉट्स, और हंगरी। तो इन तीनों कंट्रीज से क्रू मेंबर्स होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो जाएंगे ही क्यों? क्यों जाना है वहां पर? कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाना होगा। तो यहाँ पर हम स्टेशंस, जो अगले आपके कमर्शियल स्पेस स्टेशंस बनाने की सोच रहे हैं कि कमर्शियल कंपनीज के अपने खुद के स्पेस स्टेशंस हों, तो उसके लिए बिजनेस रिसर्च, इन सारी एक्टिविटीज की कितनी फिजिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मिशन का एम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज को हम स्पेस पे बढ़ाएं, जैसे कि स्पेस टूरिज्म है ना। स्पेस टूरिज्म बेसिकली आपका लो अर्थ ऑर्बिट पे, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। जो भी साइंटिफिक रिसर्च करनी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, वो उसका पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी बढ़ाने के, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग नेशन साथ में आए, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करके स्पेस में जाकर, ठीक है। और स्पेस में जाकर ऐसे कोलैबोरेशन के साथ, जैसे हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज के कोलैबोरेशन में इंटरऑपरेबिलिटी चेक करते हैं ना, तो ऐसे ही इंटरऑपरेबिलिटी चेक तो नहीं करनी ऑब्वियसली, लेकिन एक साथ कोलैबोरेट करके मिशन यहाँ पे जा रहा है ये वाला, ठीक है। मल्टीपल क्रू मेंबर्स मैंने बता दिया कौन कौन सी कंट्रीज के क्रू मेंबर्स रहेंगे और एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और ये तीनों ही जो नेशंस हैं आपके, हर एक नेशन का फर्स्ट मिशन होगा स्पेस स्टेशन में, ठीक है। स्पेस स्टेशन में जाने के लिए इनका हर कंट्रीज की तरफ से फर्स्ट मिशन होगा। और यहाँ पे कौन सा व्हीकल यूज किया जाएगा? तो स्पेस एक्स जो आपकी कंपनी है, ठीक है, स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जो कि एक रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, इसका यूज किया जाएगा ताकि वो एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक ले जा सके, ठीक है। ये मिशन एक्सपेक्टेड है, शेड्यूल है कब के लिए? 2025 के लिए शेड्यूल है। इन कोलैबोरेशन विद नासा कंटिन्यूज एक्सिम्स एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस इन लो अर्थ ऑर्बिट। अब मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो हम देख लेते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया वही सब लिखा हुआ है। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मैंने बता दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मिशन होने वाला है। और यहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट्स है ना, 2 एस्ट्रोनॉट्स, वैसे तो एक ही हैं, ये शुभांशु शुक्ला हैं और इनको भेजा जा रहा है, ठीक है। जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है एज अ प्राइमरी एस्ट्रोनॉट रहेंगे, और जो ग्रुप कैप्टन आपके बालकृष्ण नायर हैं, ठीक है, बालकृष्ण नायर हैं, वो बैकअप एस्ट्रोनॉट रहेंगे। तो इन दोनों को भेजा जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स से हैं दोनों के दोनों ये, ठीक है। और इस स्पेस मिशन में ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स
जाएंगे इंडिया की तरफ से। इसके बाद देखिए की फीचर्स हैं एक्सिम मिशन के। तो की फीचर्स क्या है कि स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को यूज करेगा ये, और ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स होंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे, और जिनको रेगुलसली ट्रेन किया जा रहा है। मिशन का ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो 14 डे का मिशन रहेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, एजुकेशनल आउटरीच पे फोकस करने वाला है। फिर इसके बाद आप देखिए कमर्शियल स्पेस स्टेशन डेवलपमेंट। तो ये एक्सिम स्पेस विजन को भी सपोर्ट करेगा टू डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, कि किसी तरीके से इस मिशन का फोकस ही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भेज रही है ना, कमर्शियल लेवल पे, तो वो कमर्शियल ही चीजों को एक्सप्लोर करना चाहेगी स्पेस पे भी। तो इसके बाद है ना विजन यही है कि हम इस जो भी रिसर्च वर्क है उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन बना सके। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। होपफुली हमने सारी चीजें देखी, जो भी इंपॉर्टेंट मिशंस थे जो इसरो का जिसके साथ टाई अप है किसी तरीके से कोलैबोरेशन, या खुद के इसरो के मिशन, ज्यादातर हमने वो पढ़े हैं। ठीक है, बस एग्जिम 4 एक मेजर था जो किसी और कंपनी का है या किसी और कंट्री की तरफ से है, लेकिन उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेटिव कंट्री है, तो इसलिए हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, अभी हम बाकी की चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। जितने भी मिशन हैं आपके साइंस एंड टेक के, उस सारी चीजों में हम कवर कर लेंगे। बाकी आज का ये जो अब तक का पीडीएफ है 3 पार्ट्स का, वो आज के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके वहां से रिवाइज कर सकते हैं। इन केस आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, या किसी भी चीज में आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। वी आर गोइंग टू आंसर दैट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।